वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने फिजियोलॉजी ये टॉपिक स्टार्ट किया था और ये मेरी फोर्थ वीडियो है। अब तक हम यहाँ पे पहुंचे। आज का टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स एंड ब्लड प्रिजर्वेशन के सॉल्यूशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ब्लड बैंक, शेड्यूल एफ, उसके एक्ट्स एंड स्टोरेज। आज हम जा रहे हैं एक लेवल ऊपर। आज का टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स एंड ब्लड प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। इस टॉपिक में ये टॉपिक ब्लड बैंक का बैकबोन है, शेड्यूल एफ का कोर पार्ट है और ड्रग इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो ब्लड बैंक का टेक्निकल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। तो एकदम मेरे साथ फुल फोकस रहना। मैंने पॉइंट्स एकदम इजी तरीके से निकाले हैं जो एकदम दिमाग में घुसेंगे ही घुसेंगे। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए और एंड तक बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है? सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट होने से रोके। एग्जाम लैंग्वेज में क्या होगा? एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट कोगुलेशन बाय चिलेटिंग कैल्शियम आयंस और इनहिबिटिंग क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम ये क्लॉटिंग का फ्यूल होता है। कैल्शियम गया तो क्लॉटिंग रुकी। क्लियर है? तो एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट होने से रोके। कैल्शियम ये क्लॉटिंग का फ्यूल होता है। अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं रुकेगी। तो क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट्स क्यों यूज होते हैं? ब्लड बॉडी के बाहर आते ही क्लॉट होने की टेंडेंसी रखता है। तो ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिएंट्स और पीएच स्टेबलाइजर सब एक साथ यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट ब्लड प्रिजर्वेशन सॉल्यूशंस, कोर ऑफ एग्जाम एरिया, ध्यान से सुनना। पहला होगा एसिड, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, डेक्सट्रोज होता है। इसका फंक्शन क्या होगा? सिट्रेट क्या करेगा? कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। डेक्सट्रोज क्या करेगा? आरबीसी को एनर्जी देगा। दूसरा देखेंगे। और हाँ, इसकी शेल्फ लाइफ होगी 21 डेज। दूसरा होगा सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये फॉस्फेट क्या करेगा? आरबीसी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसकी शेल्फ लाइफ होगी 21 डेज। सेम एडवांटेज ओवर एसिडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज के इस पे क्या एडवांटेज है? क्योंकि ये क्या करेगा? आरबीसी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। तो बेटर आरबीसी सर्वाइवल होगा ना। ठीक है, समझ में आएगा? एसीडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, और दूसरा होगा सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसमें क्या होगा? फॉस्फेट होगा जो आरबीसी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा। थर्ड है CPDA1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे बैंक्स में यही यूज होता है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एंड एडेनाइन। यहाँ पे सिर्फ एडेनाइन ऐड हुआ है। एडेनाइन क्यों ऐड हुआ है वो देखते हैं हम लोग। वाई एडेनाइन? क्योंकि एडेनाइन क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है, आरबीसी लाइफ इंक्रीज करता है। इसकी शेल्फ लाइफ इसलिए इंक्रीज होगी 21 डेज से 35 डेज ड्यू टू द एडेनाइन। ब्लड बैंक में मोस्टली और कॉमनली यूज होता है। एग्जाम क्वेश्चन क्या आएगा? विच सॉल्यूशन इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ 35 डेज? CPDA। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेपेरिन, फोर्थ वन इज हेपेरिन। स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है लेकिन रूटीन ब्लड स्टोरेज के लिए नहीं यूज होता। क्यों नहीं यूज होता? शॉर्ट एक्टिंग है, एक्सपेंसिव है, नो प्रिजर्वेटिव इफेक्ट दिखाता है हेपेरिन। पर इसका यूज कहाँ होगा? एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन और लेबोरेटरी पर्पस में
हेपेरिन यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म में डायरेक्टली टेबल है, टेबल ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं एंटीकोगुलेंट से यहाँ पे, और यहाँ पे उनका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे शो करते हैं? सिट्रेट्स, जो एंटीकोगुलेंट सिट्रेट्स होता है वो चिलेटिंग एजेंट्स कैल्शियम आयंस से बनाता है। ऑक्सैलेट प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयंस, एडीटीए चिलेट्स कैल्शियम आयंस, और हेपेरिन क्या करता है? थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। सिट्रेट बेस्ड रही सॉल्यूशंस ब्लड बैंक में एज अ स्टैंडर्ड यूज होते हैं। स्टोरेज प्लस एंटीकोगुलेंट रिलेशन, इंस्पेक्शन पॉइंट यूज के देखेंगे हम लोग। एंटीकोगुलेंट अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड, प्री कैलकुलेटेड, स्टेराइल और वैलिडेटेड। क्यों? क्योंकि ओवरडोज होगा एंटीकोगुलेंट्स का तो हीमोलाइसिस और टॉक्सिसिटी, अगर अंडरडोज होगा तो क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये सब शेड्यूल एफ के कॉम्प्लायंस के अंडर आते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी एंगल, गवर्निंग लॉ कौन सा होगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। एप्लीकेबल शेड्यूल कौन सा होगा? शेड्यूल एफ में आएगा, पार्ट 12 बी में। शेड्यूल एफ क्या क्या करता है? अप्रूव्ड एंटीकोगुलेंट्स को अप्रूव करता है, स्टोरेज कंडीशंस पता है, शेल्फ लाइफ पता है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करता है, वो सब शेड्यूल एफ पार्ट 12 बी में स्पेसिफाइज करता है। अनअप्रूव्ड सॉल्यूशन यूज होगा तो ऑफेंस होगा भाई। ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या चेक करता है? ड्रग इंस्पेक्टर which anticoagulant is used, batch record of blood bags, expiry date calculation, CPDA volume correctness, validation of documents। अगर वायोलेशन फाउंड हुआ तो सीज करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, लाइसेंस सस्पेंशन करेगा। कॉमन एग्जाम टाइप्स, हेपेरिन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए नहीं होता, एडीटीए फॉर ब्लैंक ब्लड बैंक के लिए नहीं यूज होता, सीपीडीए शेल्फ लाइफ 21 नहीं है, एंटीकोगुलेंट्स विदाउट प्रिजर्वेटिव नहीं यूज होते। तो करेक्ट क्या है? सीपीडीए उनकी सेल्फ लाइफ होगी 35 डेज। सिट्रेट बेस्ड सॉल्यूशन यूज होंगे ब्लड बैंक में। शेड्यूल एफ इज एप्लीकेबल ओनली। तो कंक्लूजन भाई, इस वीडियो से हम लोग ने क्या क्या सीखा? एंटीकोगुलेंट्स एंड ब्लड प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन देखे प्योर इंस्पेक्टर लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए, सीपीडीए वर्सेस सीपीडी वर्सेस एसीडी क्लियर है, शेड्यूल एफ याद है, तो ब्लड बैंक का ये पार्ट एग्जाम में तुम्हारा स्ट्रेंथ बन जाएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर विथ सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लेवल और ऊपर जाएंगे, ब्लड बैंक लाइसेंसिंग फॉर्म्स एंड रजिस्टर्ड देखेंगे, शेड्यूल एफ कॉम्प्लायंस देखेंगे। चलो भाई, थैंक यू। अब हम सिलेबस नहीं सिस्टम तोड़ रहे हैं। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।